into the mass of the second object upon the square of the distance between them. यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी है कि ये किस लॉजिक से बना है। ये इस लॉजिक से बना है कि वैल्यू ऑफ g जो है वो हमेशा इक्वल होती है SI यूनिट्स में जो भी उसके दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि 1 किलो का मास होगा और 1 मीटर का डिस्टेंस होगा, और उसके बीच में जो एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को कॉन्सेप्ट में लिया गया है। यानी वी हैव कंसीडर्ड कि जी का जो वैल्यू हमने फाइनल किया है वो इस बेस पे फाइनल किया है कि 1 किलो मास के दो ऑब्जेक्ट्स 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रहेंगे, तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल होगा उससे हमने जी कांस्टेंट का वैल्यू निकाला है। ठीक है, नाउ कमिंग टू समथिंग कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या कहता है? सेंटर ऑफ मास ये कहता है कि वो ऐसा ऐसी एक जगह है या ऐसा एक पॉइंट है, या तो मास के अंदर या मास के बाहर, जहाँ पे सारा का सारा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, या कि मान लिया जाता है कि वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर समझो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, तो ये सारे पार्टिकल्स जो है वो जहाँ पे जाके कॉन्सेंट्रेट होंगे ये उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होगा। क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म डेंसिटी के ऊपर मास है तो वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। क्या होता है? और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा उसके सेंट्रॉइड पे ही होगा। यानी उसका जो सेंट्रॉइड बनता है, समझो ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका सेंट्रॉइड बनता है, अगर इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में ही होगा। ठीक है, अब न्यूटन को ऐसा क्यों लगा कि इनवर्स स्क्वायर जो है डिस्टेंस के ऊपर वो हमेशा स्क्वायर ही होगा? ये उसने कैसे मान लिया, ये अपने को देखना है। ठीक है, तो न्यूटन ने जब ये फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया तो उसने ये किस बेसिस पे मान लिया कि डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्स इस फॉर्मूला में आएगा। इनवर्स क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो वो आता है केप्लर के थर्ड लॉ के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? केप्लर के थर्ड लॉ के बेसिस पे, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आइडेंटिफाई करता है। किसको आइडेंटिफाई करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप लोगों को कुछ बताया, याद है आपको? मैंने क्या बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो अपने आप को हर बार सेंटर की तरफ खींचता है। किधर खींचता है? सेंटर की तरफ खींचता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हाई स्पीड में सर्कुलर घुमाएंगे और हमें ये मालूम पड़ता है ये तभी होगा जब ऐसा फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींचते रहे, तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर m मास है और v स्पीड है, मास क्या है? m है, स्पीड क्या है? वेलोसिटी यानी कि v। ठीक है, अगर m मास है और v स्पीड है और वो जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस का फॉर्मूला अगर r है, तो फिर उसे हम हमेशा किस तरह से दिखा सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर अपॉन रेडियस। ठीक है, अगर प्लैनेट सन की तरफ सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि उस प्लैनेट को सन की तरफ खींचेगा वो हमेशा मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस के हिसाब से होगा। और अगर हम एक पीरियड के रेवोल्यूशन को t देखते हैं तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल और टाइम टेकन के हिसाब से 2 पाई r अपॉन t होगा एक रेवोल्यूशन में। क्यों 2 पाई r को बना सकता है? 2 पाई r क्यों होगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस टू मी कि वो 2 पाई r क्यों होगा? उसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, अगर उसको टाइम अगर ये लग रहा है t लग रहा है, यानी कि इसको टाइम टेकन जो है वो t है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा उसका? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ना यार गाइस, क्या हो गया? तुम लोग को दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर प्लैनेट है जो कि एक सर्कुलर मोशन में, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई r होगा ना, और t क्या है? टाइम है, बराबर। अब यही लॉजिक से अगर आप फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r का लॉजिक लगाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? v क्या है?
v क्या है 2 पाई r अपॉन t है, यानी कि m 2 पाई r अपॉन t द होल स्क्वायर अपॉन r। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, का स्क्वायर 4 होता है, m बाहर था तो m का स्क्वायर नहीं होगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर है, r का स्क्वायर r स्क्वायर है, और t का जो नीचे है उसका स्क्वायर t स्क्वायर है। क्या है? ठीक है, इसको हम लोग r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा लास्ट में 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन पाई को r स्क्वायर मिलेगा, तो r स्क्वायर कट जाएगा ना यार, ये ऊपर भी r स्क्वायर है नीचे एक r है, ये कट गया ना, कटा कि नहीं? r ही बचा ना, ये मिल रहा है अपने को बराबर। दिस इज राइट, ये r स्क्वायर यहाँ पे भी r है ना, ये कटेगा ना, ये नहीं कटेगा। r क्यूब इज इक्वल टू k, उसे पढ़ा था ना हमने, t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू k, पढ़ा था, याद है कि नहीं? नहीं याद आ रहा है। कम टू पेज नंबर 3, t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू k, याद आया अभी? हाँ आया ना, t स्क्वायर अपॉन r क्यूब क्या था? k था। तो उस लॉजिक के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर k। क्यों r स्क्वायर? क्योंकि r क्यूब अपॉन t स्क्वायर अपने को पता है k है, उस हिसाब से r स्क्वायर k हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, यानी बचा क्या, f इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यही यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर लिया गया। ये लॉजिक तुमको क्या समझा रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ग्रेविटेशन का लॉ बनाते समय न्यूटन भाई साहब को डिस्टेंस का स्क्वायर लेना पड़ा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर का जो ये है उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, इसी वजह से इसके इनवर्स में d स्क्वायर को लेना पड़ा। एनी क्वेश्चंस? इसको कुछ नहीं समझना है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, पता है? इसमें कोई डाउट? सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है, ऐसा फोर्स जो कि सेंटर की तरफ खींचता है सर्कुलर मोशन में, बराबर। मास अगर हमने m लिया, स्पीड भी लिया, रेडियस भी लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फार्मूला हमें मालूम है। प्लैनेट सर्कुलर सरफेस है तो डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई r होगा, टाइम तो t आपको पता है। फिर अगर आप ये फार्मूला लगाते हो, फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r में v की जगह पे ये फार्मूला लगा देते हो, तो आपको लास्ट में क्या बचता है 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर। अगर इसको आप t स्क्वायर इनटू r क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो उसी जगह पे आप कांस्टेंट ले लेते हो, कांस्टेंट की वजह से आपको पूरा पता है कि कांस्टेंट ये तो बचा क्या 1 अपॉन r स्क्वायर ही बचा, क्योंकि बाकी सब हमें मालूम है 4m पाई स्क्वायर अपॉन k क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऐसा फोर्स है जो प्लैनेट के ऊपर एक्ट कर रहा है, जिसके वजह से प्लैनेट सर्कुलरली घूमता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, जो कि प्लैनेट और सन के बीच में है। इसके वजह से न्यूटन को ग्रेविटी समझ में आई और उसने इन्वर्टेड स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बनाया। क्या बनाया? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉजिक जो d स्क्वायर है ना वो 1 अपॉन d स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, राइट। इसका मतलब ये किसी इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है, इसी को हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं? Inverse square law of gravitation. The gravitational force is much weaker than other forces in nature, but it controls the universe and decides its future. This is possible because of the huge masses of planets, stars, and other constituents of the universe. Gravitation force इतनी मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर है। उसको अगर आप बाकी किसी फोर्स से कंपेयर करो, जैसे सन की लाइट
या फिर मोशन के फोर्सेस से या विंड के फोर्सेस से, तो ये कम है। लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स ग्रेविटेशन की वजह से ही टिका है। ग्रेविटेशन की वजह से ही सैटेलाइट प्लैनेट्स के चक्कर लगा रहे हैं, ग्रेविटेशन की वजह से प्लैनेट अपने चक्कर लगा रहे हैं, और प्लैनेट उनके सन्स के चक्कर लगा रहे हैं। ग्रेविटेशन की वजह से ही मिल्की वे एक साथ है, गैलेक्सी में फैल नहीं जा रही है। ग्रेविटेशन की ही वजह से यूनिवर्स में स्टार्स पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, ब्लैक होल बन रहे हैं। ये सबके बेस के पीछे जो बेसिक साइंस है वो ग्रेविटेशन है। क्या है? जैसे भी हम लोग अगर समझो हमको मार्स में जाना है, तो हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल लिमिट को छोड़ के मार्स की ग्रेविटेशनल लिमिट तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से हम अर्थ के ग्रेविटेशनल एनवेलप से बाहर निकल सके, और ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी जो कि वैक्यूम में यानी स्पेस में ट्रैवल कर सके, और फिर वहां पहुंचने के बाद हम उनके ग्रेविटेशनल पुल के सर्कल में घुस सके। ये सारी टेक्नोलॉजियां बनानी जरूरी है, तभी हम मार्स पहुंच सकते हैं। मार्स तो हमारा बाजू का प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है। मैंने आप लोग को वो डायग्राम बना के दिखाया कभी यूनिवर्स का, ओके? हमें सिर्फ इतना दिखता है, हमें सिर्फ इतना दिखता है, बाकी दिखता ही नहीं। मतलब हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे रेडियो वेव्स भी यहीं तक पहुंचते हैं बस। हमारी कैमरा तो छोड़ो, लेंसेज छोड़ो, रेडियो वेव से भी हम सिर्फ यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। अगर ये इतना बड़ा है तो इसमें हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है? ये यूनिवर्स है, इसमें इतना हमें दिखता है, उसमें हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है? ये हमारी गैलेक्सी है, इसमें हमारा सोलर सिस्टम इतना सा है, हमारा सोलर सिस्टम इतना सा है। ये हमारा सोलर सिस्टम है। अगर जैसे सर्कल है तो ये सन है, ये सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक नॉर्मल से प्लैनेट पे हम हैं। उस प्लैनेट में हम 700 करोड़ लोग रहते हैं बाकी सारे जानवरों के साथ। यानी आप ये मान के चलिए कि हम इस पे हैं, ये है, ये है, फिर ये है, ये है, और इतना हमें दिखता ही नहीं। We are nothing in terms of the universe. There are people who come to me and told me कि सर इंसान ने बहुत तरक्की कर ली। कहाँ कर ली? क्या कर ली? हम मार्स तक भी नहीं पहुंच पा रहे। अभी तक हमारा इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चांद तक पहुंचा है। चांद तो बगल में है। This is the universe. It is unimaginably big. Unimaginably big. इमेजिन करो कि अगर आपको कंपेयर करना है एक अमीबा से अर्थ को, आप बाजू बाजू में रखो अर्थ पूरा प्लैनेट और एक अमीबा, वो डिफरेंस है हमारी सोच में और यूनिवर्स के साइज में। ठीक है, प्लीज राइट डाउन ऑन योर ओन। नाउ कमिंग टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम है, 30 या 35 ग्राम। ये मैंने हल्के से ऊपर फेंका, वो नीचे आया, बराबर। वापस ऊपर फेंक रहा हूँ, फिर नीचे आया, ऊपर रुक क्यों नहीं रहा? वो कितना ऊपर जाएगा, कितने देर तक ऊपर जाएगा, कितना जल्दी नीचे आएगा, किस स्पीड से ऊपर जाएगा, किस स्पीड से नीचे जाएगा, ये सब डिपेंड करता है इसके वेट पे, किस फोर्स से मैंने उसे ऊपर फेंका है उस फोर्स पे, और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल पे। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल हर चीज को उसके सेंटर की तरफ खींचता है, बराबर। हमें पता है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल किस स्पीड से खींचता है, पता है ना हमें किस स्पीड से खींचता है। जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर जाने की, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। अभी जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये मेरे हाथ से निकला तो फुल वेलोसिटी थी, जैसे जैसे ऊपर गया वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसकी वेलोसिटी कम कर रहा है। एक लेवल पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे आएगा। किस स्पीड से नीचे आएगा? डिपेंडिंग ऑन कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कितना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर अर्थ कोई ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचता है तो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को उसी फोर्स से खींचता है।
लेकिन इसका मेन लॉजिक क्या है कि ऐसा तो नहीं है ना कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। So what does this mean? This means that the gravitational force that is on the earth is also on other objects. So let's take for example the moon. मून का भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उसी उतने ही फोर्स से अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब होता ये है कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, इसी वजह से मून जो है वो अपनी जगह पे है, अर्थ के ऊपर गिरता नहीं है। अगर मून का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, सिर्फ अर्थ का होता, तो क्या होता पता है आपको? मून आके अर्थ पे गिर जाएगा। मून का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से वो एक डिस्टेंस रखा हुआ है, बराबर। अभी अगर मैं ध्रुव को यहाँ से धक्का दूं और ध्रुव धक्का ना दे बिल्कुल, तो मेरा हाथ सीधा उसके मुंह पे जाएगा, बराबर, तो वैसे मेरे को रोक नहीं पाएगा। बट स्टिल अगर ध्रुव थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा तो हमारा हाथ देखो एक जगह पे बराबर होल्ड कर रहा है, दिख रहा है, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है। अभी भी मेरा पावर उससे ज्यादा है, बट उसके कुछ रेजिस्टेंस की वजह से मैं रुका हुआ। अगर मैं ये बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करे तो मेरा हाथ सीधा उसके मुंह पे जाएगा, है ना, ऐसे। तो अब ये लॉजिक किस हिसाब से होता है? ये होता है वेलोसिटी की वजह से। किस वजह से होता है? मून एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से अर्थ के चक्कर लगा रहा है, और वो वेलोसिटी की वजह से उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को एक रिवर्स फोर्स मिलता है, जिसकी वजह से वो अर्थ के ऊपर गिरता नहीं है। अगर मून वेलोसिटी अपनी छोड़ दे तो तुरंत गिर जाएगा। सिमिलर लॉजिक, अगर मैं धागे से कुछ बांधे और हाथ में घुमाते रहो, जब तक मैं उस स्पीड में घुमा रहा हूँ गोल गोल घूम रहा है, जैसे मैं रोक दूंगा वो क्या होगा? मेरे हाथ पे गिर जाएगा, बराबर। दैट इज द सिमिलर लॉजिक। Now we coming to the actual acceleration. Earth's gravitational acceleration. Book and I have a scale. Which is heavier? Book. Now look at it closely. What fell first? The book fell first, right? Why? Because it's heavy. तो जब भी कोई चीज के ऊपर कोई फोर्स पड़ता है, it causes an acceleration. What does it cause? Acceleration means the speed keeps on increasing at a rate. Earth's gravitational pull creates an acceleration due to gravity. अगर मैं किसी पहाड़ से कूदूं या आप 1 महीने के बच्चे को पहाड़ से फेंक दें, तो पहले कौन गिरेगा? मैं गिरूंगा, बराबर। ये मेरा वेट उससे बहुत ज्यादा है, यानी अर्थ का जो एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी है मुझसे ज्यादा पड़ेगा, राइट। यही रीजन है कि अगर आप कोई हैवी चीज को फेंकेंगे तो ज्यादा जल्दी और ज्यादा जोर से गिरेगा। अगर आपने कभी वो फेदर होता है ना, पक्षियों का फेदर होता है, उसको कभी ऐसे ऊपर से छोड़ा है, वो कैसे ऐसे ऐसे लहरा लहरा के जाता है, राइट। हाँ, अगर आप ये बेंच पे से खुद कूदो और उसी टाइम पे फेदर को छोड़ो तो पहले आप गिरोगे, बराबर है ना। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रेविटी पुल ज्यादा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके ऊपर ज्यादा असर करेगी। So what it shows that Newton's second law of motion says that a force acting on a body results in its acceleration. Thus the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration, and this is called acceleration due to gravity, denoted by g. एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर है, वेक्टर यानी कि एक फोर्स है जो उसके ऊपर पड़ रहा है। Now the gravitation will keep on increasing depending on the amount of velocity. The acceleration velocity will keep on increasing depending on the distance that it covers. ठीक है, अब हम लोग को ऑलरेडी फोर्स का फॉर्मूला मालूम है। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग को ये भी समझ में आता है कि फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों को अगर हम ये करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, बराबर। अगर हम मास को इसमें से d कंसीडर कर देते हैं तो हमें क्या बचता है?
वैल्यूज डालते हैं तो जी अपने को पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, और हमें ये भी मालूम है कि अर्थ की जो ये है रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6.4 इंटू 10⁻6। अर्थ का रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻6। 10⁻6 को आप कैसे लिखोगे 1 फॉलोड बाय 6 zeros, ठीक है। रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6, इसका स्क्वायर होगा 6 2 जा 12, 12 1 जा 22 जा 24, 2 इधर गया -11 यहाँ पे, तो बचेगा क्या 9.77 मीटर पर सेकंड। ये आपका अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कोई भी चीज अगर अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स से गिरे तो उसके ऊपर जो स्पीड इंक्रीज होगी वो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से होगी। Any questions? It is always same for all objects. It does not depend on the property of the object. यानी कि स्पीड जो बढ़ेगी वो इसी स्पीड से बढ़ेगी। तो फिर बुक पहले क्यों गिरी? क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, यानी स्पीड बढ़ने की किस तरह से स्पीड बढ़ रहा है, हर सेकंड के स्क्वायर पे 9.77 मीटर स्पीड बढ़ेगा, लेकिन ये वेट से जब मल्टीप्लाई होगा तब आपको एक्चुअल स्पीड समझ में आएगी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कब अलग होता है? सरफेस ऑफ अर्थ के हिसाब से भी अगर वो अलग होता है क्या, वो देखना है। शेप जो अर्थ का जो ये है शेप है वो एक्चुअल में परफेक्टली गोल नहीं है। अर्थ एक्चुअली परफेक्टली गोल नहीं है। अर्थ का जो शेप है वो ऐसा है कि अर्थ अप्रोक्सीमेटली ऐसा है, ठीक है। पोल्स पे वो फ्लैट हो जाता है और इक्वेटर पे बल्ज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है अपनी स्पीड पे, है ना। अपने इसमें रोटेट करने से सेंटर में बल्ज हो रहा है, बाहर निकल रहा है और ऊपर से फ्लैट हो रहा है। यही रीजन है कि ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है और यहाँ पे सबसे कम, ठीक है। यानी पोल्स पे सबसे ज्यादा है और इक्वेटर पे सबसे कम है, बट एक्चुअल में बहुत फर्क नहीं है। देख रहे हो आप, 0.5 का ही 0.05 का ही फर्क है। जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। अगर अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है तो जो एरोप्लेन 10 किलोमीटर ऊपर है उसका अर्थ से डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 6410 होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, माउंट एवरेस्ट पे तो ऑलमोस्ट सेम है। मैन मेड बलून की हाइट पे जाएगा तो थोड़ा सा कम होगा, वेदर सैटेलाइट की हाइट पे और कम होगा, लेकिन कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट पे देखिए कितना ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वेदर सैटेलाइट जो है वो बहुत नज़दीक ऑर्बिट में घूमता है, जबकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट बहुत दूर घूमता है, ठीक है। डिसाइड होता है अपने मास और ग्रेविटेशन की कॉम्बिनेशन से। तो अपना वेट दूसरे प्लैनेट पे कितना होगा? हमारा वेट, अगर आज मेरा वेट 110 किलो है अपने प्लैनेट पे, अगर मैं मून पे रहूंगा तो मून पे मेरा वेट जो है वो 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 किलो 22 किलो के आसपास। जिस बंदे का यहाँ पे 30-35 किलो है उसका मून पे 5 किलोमीटर है। हमेशा टेंशन में आती है, वो मून पे नहीं जाना। वेट क्या होता है? वेट एक्चुअल में फोर्स होता है। क्या होता है? जिस फोर्स से आप कहीं पे सरफेस पे हो, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो भी m × g के हिसाब से है। m मास है आपका और g ग्रेविटी है, यानी आपका वेट कितना है वो इस फॉर्मूले से डिराइव होता है। और क्योंकि वेट एक फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ से है। यही रीजन है कि वेट और मास जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। जब हम किसी का वेट कहते हैं, जैसे मेरा वेट अगर मैं कहता हूँ कि 110 किलो, तो ये मेरा मास है, ये मेरा मास है। तो अर्थ के ऊपर मेरा वेट क्या फोर्स से होगा? अगर 110 है तो 110 मल्टीप्लाई बाय 9.8 अप्रॉक्सीमेटली 1100 न्यूटन। ये मेरा फोर्स है जिससे मैं अर्थ पे चलता हूँ।
मेरी गाड़ी का फोर्स अप्रोक्सीमेटली 4000 न्यूटन, 5000 न्यूटन, तो ऐसे बढ़ते से 50,000 न्यूटन ऐसे बढ़ते जाएगा डिपेंडिंग ऑन की वो किस हिसाब से बैठता है. तो when I had the duster in my hand, it remained in my hand. Is there gravitational force on it? Yes, there is. There is gravitational force pulling the duster down, but it's not falling. Why it's not falling? Because I pulled it. So my force is giving a negative force. Since my force is higher, it's in my hand. It's not falling. If I do something like this, how long can I do this? After some time it will start paining. Why? Why will it start paining? It's my hand. It should be there, right? It starts paining because gravitational pull is creating an effect on it. It's pulling my hand down. You remember in school we used to get this punishment of putting our hand up. What's the problem with putting your hand up? Well, my hands are up. I can keep it up as long as I want. But no, that's not the option. Why is that not an option? It will start paining. Then why does it not pain when it's like this? There is still gravitational pull when it's like this. The reason it's not paining is because there is a less buoyancy that is available in this position. Alright? So, I have this object, there is gravitational pull. The moment I leave the object, it will fall. When I leave the object, the initial velocity is 0. But it will keep on increasing till the time it hits the surface. When it hits the surface, is there still gravitational force acting upon it? Yes, there is. But the acceleration due to gravity is the maximum before hitting the surface. It's minimum at when it is released, and it's maximum when it hits the surface. So the initial velocity is 0 and the maximum velocity is when it is down. On any object, when there is no other force but only gravitation, then that object is considered to be in free fall. What is that object considered to be in? Free fall. Okay. So a lot of people they take a plane and then they jump. I don't know why they do that, but they do. This is called skydiving. What is it called? Skydiving. Why is it called skydiving? Because they take a plane, they go upwards, say around 10,000 feet, and then they jump. Now what happens when something will jump at 10,000 feet? It will fall. The initial velocity at the time they had left the plane was 0. Right? We know the acceleration is 9.78 meter per second. Why? Because gravitation is 9.8 meter per second. So we know the acceleration is this much, right? So what is the velocity? Velocity is initial velocity plus acceleration multiplied by time. We know this formula, right? Now, during this person is falling, is there any other force? So he is in free fall. What is he in? Free fall. If he doesn't have a parachute, or if his friends cut his parachute last night, this guy will just fall to death, right? Hopefully that doesn't happen. So, when there is no other force on an object other than gravitation, then that object is considered to be in free fall. Can I be considered to be in free fall right now? No, because I am on the surface, right? Earth has a terrain. This is called terra firma in Latin. Why? Terra means land and firma means solid land. We are on solid land. I cannot jump and just go inside. I have to dig, right? But if this was not terra firma, if Earth was a gaseous planet, then what would have happened? Then I would have not stopped here. I would have kept on falling till the time I reached the center, right? Now what happens in the case of the moon? It goes on because of its velocity, right? But is there any other force on the moon other than gravitation? So the moon and all the other artificial satellites are considered to be in free fall. The only reason they are in motion is because of their velocity. If they had no velocity, what would happen? They would fall down on Earth. Any questions? Give time. How much time does it take? It took around 1.5 seconds. Say up to 2 seconds, right? My finger is back. Everyone can see my finger? Dhruv is making faces. Why is he making faces? Why is he making faces? He's scared that I'll leave my finger and then what will happen?
what will happen when I leave my finger? It will hit him, right? This thing, this holding my finger back is potential energy. What is it? Why is it potential? Because the moment I leave, it goes, right? So this concept where energy is stored or is in a state of immediate usage is called potential energy. If I take a rubber band, put it between my two fingers, hold it back, put a chit at the end and be ready. And this is pure example of potential energy. The moment my friend looks back, I didn't do anything, I can never do it. Right? We've all done that, right? Yes, no, maybe. Who has never done that? Anyone who has never done that? Good. Now, if you, there is a slide in the children park behind, right? If you go at the top and you sit, what would happen? If you go at the top of the slide and you sit, what would happen? Where the slanting part starts, if you sit, what will happen? You will fall down. नीचे जाएगा क्या होगा? You will fall down. You will fall down, right? So energy would travel from a higher point to a lower point in that case. Correct? Because energy has been stored. That is the potential of the energy. And it will go quickly. And it will increase, right? The speed will increase as and when it hits the surface. So energy is relative and increases as we go to the higher heights of the surface of the earth. Potential energy, what will happen? I told you what is potential energy, right? But in terms of gravitational potential energy, we need to understand that the energy is relative. Relative means it depends on from where the energy has been used. So, the potential energy of gravitation at a high distance from Earth would be, the value of acceleration would be 0 because the Earth's gravitational force will not attract on that object. Now, if this is Earth and I am somewhere ahead of Jupiter, will my gravitation work? It won't work because at that point it doesn't matter. But if I am at a smaller distance, the constant G will apply, right? Let's say I am here and this is Earth. So the constant energy will apply and the potential energy would get into negative, which means it would be mass of Earth, mass of the object, radius of Earth and the height of the object. Okay? The object from the surface of the Earth. Now that is the potential energy. Now why do we want the potential energy of gravitation? What is the concept of potential energy of the gravitation? Again, the concept is same. If I am holding an object at a distance from the surface and I don't release that object, the potential energy that will hit this object the moment I release is how we can calculate that. Alright? Please write down the full form. We throw something, it will go at a height depending on the force with which we have sent it, and then it will become 0, the speed will become 0, and then it will fall down due to gravitation of Earth. But we all know that there are rockets that leave the gravitation of Earth, that go into space, go into other planets, go to, that actually escape the gravity of Earth. How does that happen? That happens due to a concept known as escape velocity. Escape velocity is a concept that says that as we know that the initial speed at which gravitation starts at 0. So I have thrown something, it is at a speed, it goes up, the speed at this point will become 0 and then it will fall down. We need to reach a point that is at infinite point from Earth. What is the point? Infinite point. Why is that called infinite point? Because at that point there is no more gravitation left. There is no gravitational pull. So at that point, if an object reaches that point, it will stay there. It will not fall down. Now in order to make an object reach that point, you need a particular set of velocity that will allow that object to reach that point. That velocity is called as escape velocity. What is that called as? So if there is a rocket which has a weight of, let's say,
400 kgs. Now that rocket, in order to reach a particular point where it escapes velocity, you would need that much of rocket fuel, correct? Let's say for 400 kg you need 100 liters of rocket fuel. For 400 kg to reach this point you need 100 liters of rocket fuel. The problem is 100 liters of rocket fuel also has its own weight, let's say 100 kgs. So now the rocket weight became 500 kgs. Now 100 liters is not enough. You need another 80 liters. Another say 40 liters. Now for that 40 liters you have space here. But now the weight became 520 kgs. So you need another 20 liters of rocket fuel. Now the rocket weight became 510 kgs. For this you need another 5 liters. Now this became 540. Now this became 550 kgs. So you need another 2 liters. So basically the original rocket weight was only 400 kgs. But because in order to lift this much you needed this much. But even that had its own weight. So you needed more till you reach the point where the rocket only has this much payload and this much fuel. The rocket consists of payload and fuel. The majority part of a rocket, which is divided into various sections, has its payload, which has its fuel, which allows the payload to reach that point, that infinite point. Okay? Simple enough? समझ में आ रहा है? Now, if this is the rocket and if this is the point that it has to reach, then we need this much amount of fuels. And at this point, there will be no more gravitational pull. So if the payload is released here, it will then continue to stay there or go into orbit depending on its purpose. It will not fall back on Earth. Okay? So the formula is, in order to calculate the escape velocity, you can calculate the principle of conservation of energy. So you get E1 is equal to E2, so 1 upon 2 mv square is equal to minus gmm upon r. Gmm upon r is what? Potential energy. So if you calculate that, you reach the amount of 11.2 kilometer per second. So the escape velocity has to be 11.2 kilometers per second. Very high speed. Our cars travel in kilometer per hour speed. This is kilometer per second. 11.2 kilometer per second in hours will become 11.2 into 16 to 16,000. That will become approximately 176200 kilometers per hour. That is the speed at which a rocket would leave. Okay? People in the space station are not walking; they float. But the space station is only 11 kilometers from Earth. So why do they float? They are not actually that away that they have to float. That there is no gravitational pull. There is gravitational pull on the space station. But you know how a space station stays in orbit because of its velocity. So it is not falling to Earth. But what force is acting on the space station? The only force that is acting on the space station is gravitation. What is the force? Gravitation. Which means that you are in a state of free. What is the state? Free fall. And that is why in space you won't feel your weight because you are continuously falling on Earth. The reason you are not actually falling is because of the velocity. But there is no other force other than gravitation. That's why you are continuously falling, and in free fall you cannot walk. Simple enough? Please complete the whole exercise.